हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों पिछली वाली क्लास में हमने सीखा हुआ था गति का समीकरण निकालना, और वो गति का समीकरण सिर्फ हमने आपको बताया हुआ था गणितीय विधि से, और हमने ये भी बताया था कि वो जो गणितीय का समीकरण है गणितीय विधि से जो निकाला गया है गणितीय विधि से, वो हमारे केवल क्लास 9th के लेवल का है, क्लास 11th के लेवल का नहीं है भैया। वो कभी क्लास 11th में नहीं आने वाला है, लेकिन उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे गति का समीकरण ही निकालना, लेकिन कौन विधि से? कलन विधि से। तो आज की क्लास बहुत शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अगर इसी विधि से हमने गति का समीकरण नहीं निकाला सीखा तो समझो हमने कुछ नहीं सीखा, ठीक है ना। कलन विधि से अगर आपको गति का समीकरण निकालने नहीं आया तो समझो आपको क्लास 11th में क्या आया? कुछ नहीं ना। हाँ, ये बात ध्यान रखना, और इसको हर हाल में हमें आना ही चाहिए, ठीक। तो भाई क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आपके लिए कुछ सजेशन है। अभी सजेशन मत समझना कि मैं जा रहा हूँ कह रहा हूँ हाँ भाई पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं। वो सब्सक्राइब तुम लोग करवे करोगे तो ये बताना है आपको कि अगर आपने फिजिक्स वाली मैथ जो हमने चैप्टर को शुरू करने से पहले 1 घंटे की क्लास ली हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा फिजिक्स वाली मैथ, वहाँ पे जा कर के इसको देख लेना फिजिक्स वाली मैथ को। अगर वो चीज़ आप देखे हो तो यहाँ पे कलन विधि आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाली है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर आपको बड़ा बोकस लगेगा क्लास, ये समझ ही नहीं आएगा कहाँ से कहाँ डायरेक्टली कर दे रहे हैं, कहाँ पे क्या लग जा रहा है, कैसे फार्मूला हो जा रहा है, कहाँ पे अपर लिमिट, कहाँ पे लोअर लिमिट, कहाँ पे का तीन झाम जो है आज का समझ में नहीं आ पाएगा। अगर वो चीज़ आपने देखा हुआ है, हमने पूरा जो हमारा मैथ वाला पोर्शन जो है उस पूरे मैथ वाले पोर्शन को 1 घंटे के अंदर समेट दिया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर आपको कभी जो मैथ वाले पोर्शन आते हैं फिजिक्स में उससे कभी डरो न लगे। ये हमने ध्यान में रखते हुए बनाया है 1 घंटे की वीडियो, ताकि आपका भला हो सके, ठीक है ना। जाके जरूर देख लेना। अब देखो भाई हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण निकालना है। प्रथम समीकरण होता क्या है देखो पहले, v बराबर u प्लस ए टी, यही होता है ना प्रथम समीकरण। अब ये जो v है, v जो है किसकी परिभाषा में v आता है? सोचो जरा, किसकी परिभाषा में v आता है? तो आपका जवाब आएगा सर त्वरण की परिभाषा में। यस, अगर आपने त्वरण बोला है तो सही बोला है कि त्वरण की परिभाषा में त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, ठीक है। हम लोग क्या लिख दें कि त्वरण a बराबर dv बटा dt। पढ़े कि नहीं भाई? एकदम पढ़े हैं। तात छड़ी के त्वरण सर आपने बताया था वहाँ पे कि a बराबर dv अपान dt, ठीक। चलो भाई अब यहाँ पे क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv बराबर a dt। क्या कर दिया हमने? बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया भाई। dv बराबर a dt। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा, वही 3 झाम जो हमने बताया अब वही करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने फिजिक्स वाली मैथ देख के रखी है तो आपको एकदम डर लगने वाला नहीं, एकदम डर नहीं लगने वाला है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, 2 पक्ष दिख रहा है ना, बराबर की दर 1 बराबर की दर 1, 2 पक्ष, दोनों पक्षों का क्या, दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर, उचित सीमा, अब ये सीमा आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, ध्यान रखना। उचित सीमा के अंदर, उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर, उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर हमने क्या लिख दिया कि दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर। अब जब समाकलन करेंगे ना, देखो कैसे, ये देखो ये समाकलन का चिन्ह है dv बराबर समाकलन a dt। अब इसकी भी हमने लिमिट नहीं लगाई, सीमा नहीं लगाई, ठीक है। ये सीमा नहीं लगाए ना, देखो सीमा क्या हो जाएगा, सीमा को समझो भाई। अगर यहाँ पे जिसके साथ d लगा होता है ना वही वेरिएबल होता है। क्या बात में ध्यान में रखना है, जिसके साथ d लगा है वही वेरिएबल होता है, चाहे अवकलन हो या समाकलन। अवकलन हो या समाकलन, जिसके साथ d लगा है वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। अवकलन हो या समाकलन कांस्टेंट पद को बाहर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे बाहर कौन बच्चे होंगे, ए बच्चे बाहर हो जाएंगे। अच्छा अब टी का समाकलन, टी की लिमिट लगाना है। अब टी की लिमिट होती है, अच्छा पहले वेग देख लो। वेग जो होता है एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। पहले वेग वाला सिमटा दे तुम लोग को।
वेग दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। अब समझाने में आसानी होगा। अब ये प्रारंभिक वेग कौन से समय पे होता है? प्रारंभिक वेग कौन से समय पे होता है बताओ? t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर जो वेग होता है उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और t पर जो वेग हो जाता है उसे बोलते हैं अंतिम वेग। अब देखो ऐसे लिमिट लगानी है। अब लिमिट याद कर लेनी है आपको इसकी, ठीक ना, कि t की 0 से t और v की प्रारंभिक से अंतिम। भाई लिमिट मतलब होता है सीमा, कि कहाँ से कहाँ तक उसकी सीमा है, वही उसकी लिमिट है। तो t की 0 से t और v की u से v, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? समाकलन कर देना है। तो पहले मैं a को बाहर कर लेता हूँ, ठीक ना। a को जब बाहर करेंगे, क्यों बाहर करेंगे? क्योंकि एक कांस्टेंट है। कैसे पता चला? क्योंकि d t के साथ लगा है ना इसे। तो समाकलन u से u देखो u से v dv बराबर समाकलन a बाहर हो गया dt 0 से t। अब देखो भैया, हमने आपको बताया फिजिक्स वाली मैथ में ना, फिजिक्स वाली मैथ बार बार ले जा रहा हूँ ताकि उसको देखो। d के आगे जब कुछ ना लिखा हो, d के आगे जब कुछ ना लिखा हो तो पिछवा वाला समाकलन हो जाता है। पिछवा वाला बोले तो v, लिमिट क्या हो गया? u से v बराबर a अपनी जगह पे। अब d के आगे कुछ ना लिखा हो, पिछवा वाला बोले तो t, उसका समाकलन हो जाता है। अब देखो, अपर मतलब ऊपर वाला, लोअर मतलब नीचे वाला। अपर मतलब ऊपर वाला, लोअर मतलब नीचे वाला। v माइनस यू बराबर a t माइनस 0। समझो जरा, v की जगह पे ऊपर वाला माइनस लगा के v की जगह पे नीचे वाला। फिर वही हाल यहाँ भी, t की जगह पे ऊपर वाला माइनस लगा के t जगह पे नीचे वाला, है ना। v माइनस यू बराबर ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या आ गया? v बराबर u प्लस ए टी। बोलो भाई, दंदना के समझ में आया कि नहीं? मज़ा आया ना झाड़ के? ठीक है, मुझे समझ में आया होगा। ठीक है, अभी तो हमने पहला समीकरण निकाला है, अभी हम दूसरा समीकरण निकालने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरा समीकरण भी निकालने वाले हैं। तो भाई पहला आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग दूसरा समीकरण निकालते हैं। वहाँ जगह बची हुई है ना, वहाँ जगह उपयोग करके दूसरा समीकरण निकालते हैं। चलिए भाई, अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना, थोड़ा पीछे जा कर के एक बार फिर से देख लिया करो, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा समीकरण। यह दूसरा समीकरण, ये प्रथम समीकरण लिखें, द्वितीय समीकरण लिखें, या द्वितीय समीकरण। अच्छा, द्वितीय समीकरण क्या होता है? एक बार जरा मैं तुम लोग को लिख दूँ कहीं। हे देखो, यहाँ पे जगह हो गया, ठीक ना। अब इसको इस यहाँ वाला बताने के लिए बता रहा हूँ ना, इसको यहाँ मत लिख देना, नहीं तो उल्टे हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या होता है? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे हमने बताया कि v किसकी परिभाषा में आता है? त्वरण की परिभाषा में आता है। उसी तरीके से यस मतलब दूरी किसकी परिभाषा में आता है? तो आप कहोगे चाल की परिभाषा में आता है। एकदम सही। तो v बराबर डी एस बटा डी टी। यस सर, गजब। v बराबर डी एस बटा डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और क्या कर ही सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एस बराबर वी डी टी। अब अगर आप डायरेक्टली यहीं से समाकलन कर दोगे ना तो नहीं आएगा। कहो नहीं आएगा, काहे? v का बिना मनवा रखे करोगे तो v का मनवा रखना पड़ेगा ना। तो डी एस बराबर v की जगह पे देखो ये वाला मनवा u प्लस ए टी, और इसके आगे क्या है? डी टी। अब देखो भैया जरा समझो, जरा समझ लो, ये डी टी लगा है ना, डी टी के यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट लगा हुआ है। देखो ब्रैकेट के बाद डी टी लगा है, मतलब ब्रैकेट लगा तो डी टी दोनों का है, मतलब यू का भी है और ए टी का भी है। तो डी एस बराबर यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब यहाँ पे आपको नहीं लगना चाहिए कि ए टी स्क्वायर डी, और यह डी टी सिम्बल होता है ना, डी टी सिम्बल होता है, डी एक्स सिम्बल होता है, डी पी सिम्बल होता है, डी वाई सिम्बल होता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि डी खाई सिम्बल होता है। चलो अब क्या करें? दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर, मैं इतना थोड़ा सा शब्द लिख रहा हूँ, बाकी तुम लोग को पूरा लिखना है। दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर का समाकलन करने पर, ये देखो समाकलन डी एस बराबर समाकलन यू डी टी प्लस समाकलन ए टी डी टी का सही लिखे हैं। तो आप कहोगे यार सर सही तो लिखे हैं, लेकिन लिमिटियाँ नहीं लगाए हैं। ठीक है, लिमिटियाँ लगाते हैं। देखो कैसे, अभी हमने बताया, इसीलिए हमने सोचा कि इसको हम मिटाएं ना, ताकि वहाँ पे लिमिटियाँ आपको बता सकें। अभी हमने बताया जो वेग की लिमिट होती है u से v, समय की लिमिट होती है 0 से t। अब बताओ अगर समय 0 रहेगा, दूरी कुछ होगा? एकदम नहीं होगा। तो 0 से यस समय दूरी किसकी लिमिट?
दूरी की लिमिट, जीरो से यस, समय की जीरो से टी, वेग की यू से वी, यू से वी। तो ये क्या है, यस मतलब दूरी, जीरो से यस। ये क्या है, टी, डी जिसके साथ लगा है वही वेरिएबल होता है, डी जिसके साथ लगा वही वेरिएबल होता है। डी किसके साथ लगा, टी का, तो टी की लिमिट जीरो से टी। डी किसके साथ लगा, टी के साथ, तो जीरो से टी। गजब सर, मज़ा आया, मज़ा आया ना। चलो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लाइन हमने क्या किया था कि जो कांस्टेंट पद होता है उसको बाहर कर लेते हैं। कांस्टेंट पद की पहचान कैसे करते हैं, जिसके साथ डी लगा है वही वेरिएबल है, बाकी बेचारे सब कांस्टेंट होते हैं। और जितने भी कांस्टेंट होते हैं बड़ी इज्जत के साथ उनको बाहर कर दिया जाता है। बाहर इज्जत के साथ किया जा रहा है। चलो देखो यहाँ पे जीरो से यस डी एस बराबर यू इज्जत के साथ बाहर हो गया, जीरो से टी डी टी प्लस ए इज्जत के साथ बाहर हो गया, जीरो से टी टी डी टी। अब आपको तो नहीं लग रहा ना सर टी को काहे अंदर रखें, अरे भैया टी डी के साथ टी लगा है ना तो टी वाला अंदर रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे जगह है कम, जब जगह है कम तो मैं करूँगा समाकलन इधर। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट करो, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ और मिटाना मेरी मजबूरी है ना। ये देखो मिटाया, मजबूरी नहीं भाई, मिटाने में खुशी है। चलो ये देखो ये यो, चलो हमने मिटा दिया भाई। जब मिटा दिया अब देखो समाकलन करेंगे। अभी हमने समाकलन तरीका क्या बताया, अगर d के आगे कुछ नहीं लिखा है पिछवा वाला समाकलन, d के आगे कुछ नहीं लिखा है पिछवा वाला समाकलन, अगर d के आगे कुछ लिखा हुआ है तब समाकलन होगा। अभी होगा कैसे देख लेना। तो इसका d के आगे कुछ नहीं लिखा है तो यस, जीरो से यस बराबर u, d के आगे कुछ नहीं लिखा है तो t समाकलन, जीरो से पिछवा वाला समाकलन t प्लस इसका देखो समाकलन क्या हो जाएगा, जीरो से t। ए सर जब समाकलन कर रहे हैं तब कहाँ के इसको लिमिटियाँ लगा रहे हैं भाई, थोड़ा काला लग रहा होगा ना। हाँ काला लग रहा है, हाँ सर अब मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, समाकलन कर रहे हैं टी की घाते 1 + 1 बटा 1 + 1 और लिमिटिया है जीरो से टी। अब ये तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, एकदम नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जो फिजिक्स वाली मैथ देखे हैं ना उनको समझ में आया होगा, वो लोग समझ गए होंगे। देख लो ज़रा, जो नहीं देखे हैं उनके लिए, ठीक है ना, उनके लिए समाकलन यस की घाते n dx बराबर यस की घाते n + 1 बटा n + 1। समाकलन dx, समाकलन यस की पावर n dx बराबर यस की पावर n + 1 बटा n + 1, यही यूज किए हैं। देखो कैसे समाकलन, यहाँ पे देखो क्या है t dt है ना, t dt। तो आप समझ गए होंगे जो जो यक्स काम कर रहा है यहाँ पे t कर रहा है और यन का काम 1 कर रहा है, और 1 लिखा नहीं जाता, लो हटा दिया हमने, ये हट जा भाई। अब यहाँ पे यस की जगह पे t की घाते 1 + 1 बटा 1 + 1। बोलो भाई यही मैं उठा के लिखा हूँ कि नहीं, बस मतलब ये फार्मूला है और इस फार्मूले पे किया गया है। ठीक है, और यहाँ सब भी यही फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन इतना फार्मूला हमने लगाया नहीं है ना, ताकि लंबा लंबा करे। देखो ये थोड़ा लंबा लगा कि नहीं, और ये देखो मज़ा आया, डी के आगे कुछ नहीं है पिछवाड़ा समाकलन, डी के आगे कुछ नहीं पिछवाड़ा समाकलन, ऐसे। ठीक, अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यस की जगह पे ऊपर वाला माइनस लगा के यस की जगह पे नीचे वाला, वही हाल यहाँ भी टी अपनी जगह पे, टी की जगह पे ऊपर वाला माइनस टी की जगह पे नीचे वाला प्लस ये क्या हो जाएगा t² बटा 2 और लिमिट 0 से t। यस माइनस 0 यस, u t माइनस 0 तो t प्लस। अब देखो यहाँ पे जो लिमिट है ना, राज के बाद बताया ना, किसी बताना मत, यहाँ पे जो t है ना, लिमिट केवल t की है, 2 की थोड़ी है। 1/2 नीचे वाला लिखा ना, 1/2 है, मतलब 1/2 हुआ, 2 का थोड़ी लिमिट है, ठीक ना, तो 1/2 बाहर हो गया। अब इस जो बचा t², अब इस t की जगह पे ऊपर वाला, फिर t की जगह पे नीचे वाला, तो t जगह पे ऊपर वाला t² माइनस t जगह पे नीचे वाला 2 0 का स्क्वायर, तो यस बराबर ut + ½ at²। अच्छा देखो मैंने ए को कहाँ छोड़ा भाई, ये कहाँ छूट गए तुम, यहाँ छूट गए, अरे यार ये बेचारा वहीं रह गया, और वहीं रह गया, तो आ जाओ भाई, आ जाओ, लो आ गया। यस बराबर ut + ½ at²। ये क्या रहा, गति का दूसरा समीकरण कलन विधि से। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हम लोग तीसरा समीकरण लगाने के लिए ना। नोट कर लो भाई, दबा के नोट करो एक बार, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, मेरा स्क्रीनशॉट मत लिया करो, मैं इतना अच्छा नहीं जो स्क्रीनशॉट लेने लायक हूँ। ठीक है, हो गया ना, चलो ये देखो मिटा दूँगा, ये या हो गया, ये या। अब आते भाई हम लोग कौन सा, गति का तीसरा समीकरण। ये प्रथम समीकरण जगह आप क्या लिख दिया, तृतीय समीकरण ना। चलो इतना अच्छा लग रहा है, इसको रहने दे रहा हूँ, भी जरूरत पड़ेगी तब मिटाएंगे ना उसको। यहाँ पे क्या लिख दिया, अब तृतीय समीकरण, द्वितीय लिखा रहा है यार, क्या बात है आज, तृतीय।
मतलब तीसरा समीकरण, तृतीय अच्छा ना लगे तो तीसरा समीकरण लिख लेना, ठीक ना। तृतीय समीकरण, अब तृतीय समीकरण क्या है पहले देख लो। तृतीय समीकरण है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सर अभी आपने बताया था कि अगर v रहता है तो v जो है त्वरण की परिभाषा में आता है, अभी हमने बताया था ना। अब अगर त्वरण की परिभाषा में आता है तो हम लोग a से शुरुआत करेंगे, त्वरण की परिभाषा से लोग शुरुआत करते भाई बिना देर किए हुए। त्वरण a बराबर dv अपान dt। अब इसमें कुछ अलग किया जा रहा है, अगर कुछ अलग नहीं करेंगे तो पहला वाला निकल के आएगा ना। कुछ अलग नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला आएगा, लेकिन पहला थोड़ी निकालना है, कहाँ निकालना है, तीसरा का निकालना है। तो क्या करेंगे भैया, a बराबर dv बटा dt तो है ये है, ऊपरा और निचवा, ऊपरा और निचवा समझ रहे हो ना, अंश और हर, अंश और हर, ऊपरा निचवा मतलब अंश और हर। अंश और हर में क्या कर दिया हमने, ds से गुणा कर दिया। देखो ऊपरा और निचवा ds से क्या हो गया, गुणा हो गया। जब ds से गुणा कर दिए तब क्या करेंगे, अब देखो देखते रहो केवल, ds बटा dt गुणे dv बटा ds। अरे सर ये अपने मन से कहा कर दिए, समझो ज़रा हमने क्या किया है। हमने यहाँ पे ds बटा dt को साथ लिखा है, ये तो आपको भी दिख रहा है। काहे साथ लिखे हैं, काहे से कि ds बटा dt v बन जाता है। देखो ज़रा ds बटा dt का बन जाता है, v बन जाता है। तो v बन जाए, कोई फार्मूला बन जाए, इसलिए इसको साथ लिखे हैं। और जब इसको साथ लिखेंगे तो बचेगा कौन, dv और ds बचेगा। मजबूरी में इनको साथ रहना पड़ेगा, मजबूरी में साथ रह रहे हैं बेचारे। बाकी ds बटा dt का बन गया जाएगा, v बन जाएगा, इसीलिए इसको साथ लिखा गया है। तो ये क्या बन गया, a बराबर v dv बटा ds। बताओ भाई ये चीज़ समझ में आया, मजा आएगी नहीं। अब देखो यह, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मज़ा आता है ना। यहाँ तुरंत कर दिए थे, वहाँ तुरंत कर दिए थे, अब जाके यहाँ पे करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v dv बराबर a ds, बराबर के इधर एक पक्ष, बराबर के इधर एक पक्ष, दो पक्ष हो गए। और दोनों पक्षों का मैं लिख करके बाकी तुम लोग सेंटेंस करोगे पूरा। दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर, ठीक ना, दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब देखो ये समाकलन v dv बराबर समाकलन a ds। अब बताओ लिमिट किसकी रखी जाती है, कई बार बता दी हमने, लिमिट किसकी रखी जाती है, जिसके साथ d हो। अब यहाँ पे d किसके साथ है, यस के साथ है, d किसके साथ है, v के साथ है। तो लिमिट यहाँ पे v की रखी जाएगी, यहाँ पे s की रखी जाएगी। लिमिट एक बार चर्चा कर लेते हैं। v की लिमिट क्या होती है, u से v। अब की बार आप लोग साथ बोलना जहाँ बैठे हो। यस की लिमिट क्या होती है, 0 से यस। और t की लिमिट क्या होती है, 0 से t होती है। सबकी लिमिट रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा u से v और ये हो जाएगा 0 से s। अब आपको देखना है कि अगर जैसे ds है ना, तो यस के अलावा कौनो है, बाहर कर देना है इज्जत के साथ। लेकिन v के अलावा कौनो रहेगा तो उसको इज्जत के साथ बाहर करना है। लेकिन यहाँ पे देखो v के अलावा कोनो है ही नहीं, मतलब कोई बाहर नहीं होगा। लेकिन बेचारे वो यहाँ पे जुट्ठे पड़े हैं, इनको बाहर करना पड़ेगा ना। चलो बिना बाहर किए मानेंगे नहीं, ठीक ना। अंदर बैठे रहेंगे तो ये अंदर कुछ ना कुछ खुरापाती करेंगे। तो इनको क्या करना है, बड़ी इज्जत के साथ जो है इनको बाहर करना है। ठीक भाई आप बाहर बैठिए, आपको बाहर नाश्ता पानी मिलेगा, ठीक है। अंदर आपको कोई नाश्ता पानी मिलने वाला नहीं है। ये देखो ऐसे v dv u से v बराबर a बाहर हो गया, ds 0 से s। क्या किए हैं, सिर्फ a को हमने बाहर कर दिया है ना, बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। अब देखो v का समाकलन करना पड़ेगा। अभी देखो जैसे आया था चमिटा दिए ना, v का समाकलन करना पड़ेगा तो v की घाते 1 + 1 बटा 1 + 1, ठीक है, u से v। भैया यही वाला फार्मूला है, देखो यह यस की पावर n dx, यस की पावर n+1 बटा n+1। अगर यही इसके आगे ये v ना होता, अगर ये v ना होता तो का इसको करना पड़ता, खाली डायरेक्ट क्या लिखने देना पड़ता, पिछवा वाला, मतलब v वाला समाकलन हो जाता। लेकिन यहाँ पे v है, ठीक ना। ये हो गया बराबर a, देखो यहाँ पे लो मजा ये वाला, d के आगे कुछ नहीं है तो पिछवा वाला समाकलन, लिमिट 0 से यस, है ना। तो ये क्या हो गया, v² बटा 2 u से v बराबर a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दे रहे हैं भाई। यहाँ पे अभी हमने बताया, अभी जहाँ पे आया था हमने एक बताया था कि अगर t की लिमिट है
तो 2 का उसमें कौनो रोल नहीं है, 2 को बाहर होना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे v की लिमिट है तो 2 का यहाँ पे कौनो रोल नहीं है, 2 को बाहर होना पड़ेगा, बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लो बाहर का रास्ता, ठीक है। अब देखो इस v के स्थान पे ऊपर वाला, इस v के स्थान पे नीचे वाला, बाकी स्क्वायर अपनी जगह पे है। a s माइनस 0 यस होता है। अब 2 को उठा के भेज दो यहाँ, ये निचवा है, नीचे है, उधर जाएगा ऊपर हो जाता है। समझो ज़रा, यहाँ नीचे है, कौन इज्जत नहीं हो रही है, वहाँ गया ऊपर हो गया, कुर्सी बैठ गया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये रहा आपका गति का तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आज की क्लास में आपने देखा कि हमने गति का समीकरण निकाला हुआ है कौन सी विधि से, कलन विधि से। और मुझे लग रहा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ये तब मुझे और अच्छे से लगेगा जब आप कमेंट बॉक्स में इस बात को कमेंट करोगे और आपको गति का समीकरण कहाँ पे दिक्कत हो रहा है इस बात को भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि इसके बाद आने वाली वीडियो में आपकी जो कमी है, आपकी जो जहाँ पे दिक्कत है, उस दिक्कत पर बात की जाए। समझ रहे हैं ना। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया से मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और करना क्या है, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम लोग पहले ग्राफ पे चर्चा करेंगे कि ग्राफ होता क्या है, और ग्राफ हम लोग को कितने टाइप का ग्राफ पढ़ना है, किनके बीच ग्राफ खींचना है, और ग्राफ कैसे ग्राफ खींचा गया तो वो ग्राफ क्या दिखाएगा, उसका घिरा हुआ भाग क्या दिखाएगा, इन सभी पे चर्चा करेंगे पहले, तब जाके हम लोग ग्राफी विधि से गति का समीकरण निकालेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं डायरेक्ट हम लोग ग्राफी विधि से गति का समीकरण निकालेंगे, ना बाबा ना। पहले क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। भली से एक वीडियो आपको केवल ग्राफ पे ही चर्चा क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। एक वीडियो के अंदर पहले ग्राफ, फिर ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन, तो ये आपका पूरा गति का समीकरण खत्म हो जाएगा, ठीक है। और चैप्टर गति का समीकरण जैसे ही खत्म होगा तो आपको लगने लगेगा कि चैप्टर खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तो गति का समीकरण केवल खत्म होगा ना, बाकी और टॉपिक, फिर उस टॉपिक से, और ये जोन में गति का समीकरण सिखाया उस पर धुआंधार न्यूमेरिकल लगाएंगे, और न्यूमेरिकल लगाएंगे तब तो मज़ा आएगा आपको, है ना। तो न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आता है कि नहीं, ये भी बताना कि सर न्यूमेरिकल लगाने में बड़ा मज़ा आता है और नहीं मज़ा आता है, वो भी बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, चले ना, चलो भाई, सबको बाय बाय।